हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी पोएम स्टार्ट करेंगे डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, अब डस्ट ऑफ स्नो पोएम आप देखिए, जनरली सिर्फ 7 और 8 लाइन की है ये। तो देखने में पोएम काफ़ी छोटी है बट इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। और ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही बड़े पोएट हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, उसमें से डस्ट ऑफ स्नो ये उनकी एक है। जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट पोएम है ये, पर इसका मीनिंग जो है वो बहुत ही डीप है, बहुत डीप और बहुत लार्ज मीनिंग है। जैसे कहते हैं ना कवि की कल्पना, तो इसमें जो है रॉबर्ट ने लिखा कुछ और उनकी कल्पना जो है वो कुछ और है। तो हमें उनकी कल्पना समझनी है कि वो क्या है। एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट इसमें दिखाया है कि एक छोटा सा दिन का इंसिडेंट या छोटा सा दिन का एक मूवमेंट क्या करता है, वो एक पर्सन के पूरे बॉडी को, जो मूवमेंट है उस पर्सन का जो मूड है उसको कैसे वो बदल देता है, कैसे उसका पूरा एक दिन जो है वो सही हो जाता है, कैसे उसका एक पूरा दिन जो है वेस्ट होने से बच जाता है। ये इस पोएम में जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है। जो मैसेज है इस पोएम का वो उन्होंने अपने वर्ड्स में दिया है जो पोएम में लिखे हैं। पहला पैराग्राफ देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में है, सिंपल पैराग्राफ है फर्स्ट। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में जो दो चीज़ हमें नोट करने की, एक तो वो क्रो के बारे में और दूसरा हेमलॉक ट्री के बारे में। ठीक है, क्रो आप सबको पता है क्या होता है, ठीक है, और दूसरा हेमलॉक ट्री क्या होता है। हेमलॉक ट्री को ना एक पॉइजनस ट्री माना जाता है। ठीक है, नीचे देखिए, यहाँ मीनिंग में भी लिखा है, आप पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ठीक है, एक स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं उसके ऊपर, और पॉइजनस ट्री मानते हैं। इसको पॉइजनस क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका जो फ्रूट होता है वो फ्रूट काफ़ी बिटर टेस्ट का होता है। उसका जो टेस्ट है बिटर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब हम उसके पास चले गए, फ्रूट खा लिया हमने तो वो पॉइजन फैल गया। बस उसको पॉइजनस इसलिए माना जाता है क्योंकि उसका फ्रूट जो है वो काफ़ी बिटर टेस्ट का होता है, तो वो मतलब कोई हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है। तो ये जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है, इन दोनों को ना एक बैड ओमेन माना जाता है। ठीक है, बैड ओमेन माने कि इनको एक अपशगुन माना जाता है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम सुने कि भाई हमने तो कौवे पाल रखे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। कौवों को क्या होता है, अगर वो आ भी जाते हैं तो उनको उड़ा देते हैं। एक बेकार सा उनको जो है, एक बेकार बर्ड उनको माना गया है। जनरली क्रोज को डाला कौन सी कैटेगरी में, उनको स्कैवेंजर्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो अब क्या होता है, जो रॉबर्ट है ना, रॉबर्ट इस पोएम में यही बताना चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई मदर नेचर की जितनी भी सारी चीज़ें, अर्थ की जितनी भी सारी चीज़ें, वो सब हमारे लिए क्या हैं, वो सब हमारे लिए एक गुड ओमेन ही है, वो सब हमारे लिए पॉजिटिव ही हैं अगर हम उनको पॉजिटिव साइड से देखें। बट हम लोग कैसे देखते हैं? हम लोग तो हेमलॉक ट्री को एक पॉइजनस प्लांट मानते हैं, इसलिए हम उसको वेस्ट मानते हैं। ऐसे ही क्रो को हम क्या मानते हैं? एक बेकार का बर्ड मानते हैं, तो इसलिए हम उसको जो है प्यार नहीं करते। बट यहाँ पर वो बताते हैं कि कैसे क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से ही उसका जो है दिन वो वेस्ट होने से बच जाता है। ठीक है, अभी खैर पहला पैराग्राफ देखते हैं अपना। फर्स्ट पैराग्राफ में बताता है कि ये जो ओपनिंग सीन दिखाते हैं, वो ओपनिंग सीन ये दिखाते हैं कि जो हमारा पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका मूड जो है वो काफ़ी बेकार हो रखा है, मूड उनका ख़राब हो रखा है। और वो ऐसे ही रास्ते में चल रहे होते हैं और चलते चलते वो एक हेमलॉक ट्री के पास आते हैं। मतलब हेमलॉक ट्री को पास कर रहे होते हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे से। इतने में क्या होता है, वो जो हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, तो जब वो पास कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर ना एक क्रो आके बैठ जाता है। और वो क्रो जैसे ही वो हेमलॉक ट्री पर आके बैठता है तो वो स्नोफॉल हो रखी थी, और वो स्नोफॉल हो रखी थी तो स्नो जो थी वो हेमलॉक ट्री के ऊपर भी जमा हो रखी थी। तो जैसे ही वो क्रो आके बैठता है उस पर, तो हेमलॉक ट्री पे से स्नो क्या होती है, वो स्नो गिर के रॉबर्ट के ऊपर गिर जाती है। अब क्या होता है, अब वो रॉबर्ट के हेड पे गिरी या शोल्डर पे गिरी, ये तो खैर पोएम में मतलब मेंशन नहीं है। बस उन्होंने बताया कि वो क्रो की वजह से जो है हेमलॉक ट्री पे से जो है उसके ऊपर स्नो गिर जाती है। और ऐसे जो है मतलब पोएम में कोई मेंशन नहीं कर रखा है कोई बर्ड का क्या एक्शन था, मतलब क्रो का क्या एक्शन था। क्रो आके मतलब ये तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि वो उड़ता उड़ता आके जो है वहाँ पे बैठा, बट हो सकता है कि वो वहाँ पे बैठा हो, या हो सकता है वो कोल्ड की वजह से शिवरिंग कर रहा हो, तो शिवरिंग की वजह से भी वो पत्तियाँ हिल गई हों, या हो सकता है वो अपने आप को ब्रांच पे एडजस्ट कर रहा हो, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जा रहा हो, या फिर उड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी मतलब कुल मिला के क्या हुआ, क्रो ने एक ऐसा मूवमेंट करा जिस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, हेमलॉक ट्री पे जो डस्ट ऑफ स्नो जमा हुआ था, वो डस्ट ऑफ स्नो आके किसके ऊपर गिरता है, वो डस्ट ऑफ स्नो आके रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमारे पोएट हैं उनके ऊपर आके गिरता है। तो यहाँ पे जो दो एजेंट लिए नेचर के ऑथर ने, एक हेमलॉक ट्री और दूसरा क्रो, ये दोनों क्या सिग्निफाई करते हैं, मैंने क्या बताया आपको अभी, ये जो क्रो और हेमलॉक ट्री, ये दोनों क्या सिग्निफाई करते हैं, जनरली क्या सिग्निफाई करते हैं, ये दोनों एक सैडनेस को
सैडनेस को सिग्निफाई करते हैं, या ग्लूम को ही बोल सकते हैं, ग्लूम यानी जो दुख भरे दिन होते हैं उसको सिग्निफाई करते हैं, या कुल मिला के हम बोले तो किसको सिग्निफाई करते हैं, एक बैड मूड को सिग्निफाई करते हैं। हमारे पोएट का भी मूड कैसा हो रखा है, उसका ही मूड जो है बैड हो रखा है, और साथ में जो वो पोएम में उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल करी वो भी क्या बता रही हैं, वो भी एक बैड चीज़ को ही बताती हैं, बैड ओमेन को ही बताती हैं। सो क्रो और हेमलॉक क्या दिखा रखे हैं यहाँ पे, मतलब जो दिखाते हैं जनरली क्या मीनिंग दिखाते हैं, वो एक बैड मूवमेंट का या सैडनेस का या ग्लूमनेस का जो है वो मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है। बट हुआ क्या इनकी वजह से वो देखते हैं अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, ठीक है, ये समझने वाली आता है। अभी उन्होंने बताया, ये ओपनिंग पैराग्राफ में उन्होंने हमको समझाया कि सिंपल एक मूवमेंट क्या हुआ था कि एक क्रो आया, आके वो हेमलॉक ट्री पे बैठा, और हेमलॉक ट्री पे से कुछ डस्ट ऑफ स्नो जो था वो रॉबर्ट के ऊपर गिर गया। और क्यों गिर गया, रॉबर्ट का आज मूड बहुत ख़राब हो रखा था, और वो जो ऐसा रास्ते से जा रहा था तो हेमलॉक ट्री के जब नीचे आता है तो ये वाला जो है इंसिडेंट उनके साथ होता है। पर कहते हैं इससे हुआ क्या, कहता है इससे हुआ क्या, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, ठीक है। वो कहते हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कहते हैं इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा मूड जो था वो अचानक से चेंज हो गया। और अभी उनका मूड कैसा हो रखा था, ऊपर हमने कैसा पढ़ा, कैसा मूड हो रखा था उनका मूड हो रखा था बैड। तो अचानक से क्या हुआ, कहते जब वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है तो उनका जो मूड था वो चेंज हो जाता है, यानी बैड से वो क्या हो जाता है, अचानक उनका मूड गुड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, डस्ट ऑफ स्नो ही लिखना है आपको। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो स्नोफॉल लिखे आते हैं, क्रो की वजह से उनके ऊपर स्नोफॉल हो गया। स्नोफॉल तो सीधे आसमान से होगा, वो स्नो जमी हुई थी हेमलॉक ट्री पर, और जब वो पेड़ हिला तो उसके ऊपर गिर गया, जिसको डस्ट ऑफ स्नो कहा जाता है, ठीक है। तो अब कहते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड का मतलब होता है ऐसा पछताना, रिग्रेट करना। तो कहते हैं कि अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो है मेरा मूड जो था वो एकदम चेंज हो गया, मेरा हार्ट में जो फीलिंग्स थी वो चेंज हो गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरा बाकी बचा हुआ दिन था वो कहीं ना कहीं मैंने क्या कर लिया, बचा लिया। किसकी वजह से बचा लिया, क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से। अब वो कैसे बच गया, मूड कैसे खुश हो गया, अब वो हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ऑथर ने यहाँ के पे क्या बताना चाहा, उसने कहा कि मदर अर्थ की सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी होती है। तो कहते हैं ऐसे मैंने भी क्या माना कि वो क्रो और हेमलॉक ट्री ने क्या करा, मेरी हेल्प करी मेरा दिन बचाने में, कि शायद वो डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर ना गिरता तो मेरा ध्यान इस तरफ ना जाता, और शायद मेरा दिन जो है पूरा ही बैड मूड में चला जाता, ठीक है। तो ऑथर यहाँ पे क्या बताते हैं, ऑथर ने मतलब जो बताया इसमें कि आज उनका बहुत ही टेरिबल डे था, बट जैसे ही वो स्नो उनके ऊपर जब गिरता है तो उनका मूड जो है इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। और उनका जो मतलब अभी तक का दिन था, मतलब स्नो, वो जो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा उससे पहले का अभी तक का जो दिन था उनका सारा कैसे मूड में गया है, वो सब पूरा बैड मूड में गया है। बट जब वो मूवमेंट हो गया, जब वो वाला इंसिडेंट हो गया स्नो गिरने का, तो उन्होंने क्या करा, उनका जो बाकी बचा हुआ दिन था वो उन्होंने सेव कर लिया। और किसकी हेल्प से सेव करा, उन्होंने क्रो और हेमलॉक ट्री की हेल्प से सेव करा। सो अब जनरली जो हेमलॉक ट्री और क्रो हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, नेगेटिव रेफरेंस के लिए यूज़ होते हैं। बट पोएट ने कितने ब्यूटीफुली, कितने अच्छी तरीके से उनको अपनी पोएम में पोर्ट्रे कराया उन्होंने, और दिखाया है कि ऐसी बात नहीं है। अगर आप पॉजिटिविटी देखना चाहें, अगर आप उसमें खुशी देखना चाहें तो देखिए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और मुझे जो जॉय और हैप्पीनेस मिली वो किसकी वजह से मिली है, वो मुझे सिर्फ क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से मिली है। मतलब ये हमारी सोच है। अब हम क्रो को स्कैवेंजर मान रहे हैं, अब इसके हम मानते हैं कि यार वो तो जो उल्टी चीज़ें खाता है, बेकार की चिड़िया है, देखने में अजीब सा है, तो हमने उसको बेकार मान लिया। ये हमारा नज़रिया हुआ ना। बट अगर आप उसको मदर नेचर की तरफ से देखें, अर्थ की तरफ से देखें, तो वो तो एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। अब मान लीजिए जो डेड बॉडीज़ वगैरह पड़ी रहती हैं जानवरों की, अब क्रो अगर उन्हें नहीं खाएगा तो क्या होगा, वो और सड़ जाएंगी, उसमें और बैक्टीरियाज होंगे, और बीमारियाँ फैलेंगी, वो हमें ही हार्म करेंगी। बट क्रो एक ऐसा है जो हमें हेल्प कर रहा है इस चीज़ से बचाने के लिए, वो क्या करता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो आप अगर पॉजिटिविटी हर चीज़ में देखना चाहें तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो है मिलेगी। तो पोएट यही बताना चाहता है कि भाई मेरा तो जो दिन था ना, मेरा दिन तो किसकी वजह से बचा, वो क्रो और हेमलॉक की वजह से बचा, जिसको आप लोग क्या मानते हो, एक बैड ओमेन मानते हो। बट मैं तो मानता हूँ मुझे तो इसी से ही जो है खुशी मिली है।
सो वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। उसका ये भी कहना है कि जो है किसी को ना कोई फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि हाँ ठीक है ऐसे ही आ गया या कुछ भी हो गया। हर किसी का कहीं ना कहीं जो अर्थ पे मदर नेचर में जो हर किसी का कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया जा रहा है। तो हमें उसे क्या करना चाहिए, हमें उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा नेचर ने उसको हमको दिया है, जैसा नेचर ने उसको हमको ब्लेस करा है उसको हमको बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी चीज़ देख लीजिए, मदर नेचर की कोई भी चीज़ देख लीजिए, आपके आसपास आपके नॉलेज में जो भी चीज़ हो, हर चीज़ का अपना कोई ना कोई पॉजिटिविटी है। ठीक है, भले ही वो क्या करता, भले ही वो हार्म करता हो या हमारे जो है अनुकूल ना हो वो चीज़, बट फिर भी उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिविटी है जो मदर नेचर ने उसको दे रखी है। ठीक है, तो हमको उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटी पोएम है बट इसका बड़ा मीनिंग क्या है, बड़ा मीनिंग जो है वो यही बताना चाहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ को ऐसा अपनी सोच के अकॉर्डिंग नेगेटिव वगैरह नहीं मानना चाहिए। अगर हम छोटी छोटी चीज़ में खुशियाँ, हैप्पीनेस, जॉय अगर ढूंढें तो हमको मिल जाएगा। ऐसा कुछ कोई गुड और बैड ओमेन नहीं होता। जैसे रॉबर्ट बताते हैं कि अगर आज वो मेरे ऊपर जो है डस्ट ऑफ स्नो ना गिरता क्रो और हेमलॉक की वजह से, तो मेरा पूरा का पूरा 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 दिन क्या होने वाला था, आज ख़राब होने वाला था। बट जितना मेरा दिन ख़राब हुआ उसके लिए ठीक है, मैं रिग्रेट करता हूँ, बट वो उस इंसिडेंट की वजह से मेरा बाकी का दिन जो है वो बच गया। ठीक है, वो कैसे बच गया, वो खड़े होंगे, उनके ऊपर स्नो गिरा तो स्नो गिरते एकदम से पोएट को जो है अपना ख्याल आया, जो कवि कल्पना होती है उन्होंने कल्पना बनाई कि यार ये तो एक नेगेटिव चीज़ है, बट फिर भी देखो स्नो गिरा तो एकदम से मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया और अब मेरा माइंड क्या हो गया, वो चेंज हो गया, यानी मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, अब इसमें राइम स्कीम देख लीजिए। राइम स्कीम क्या है इसमें, क्रो क्रो स्नो मी ट्री, यानी बनती है ए बी। फर्स्ट पैराग्राफ में जो आपकी राइमिंग स्कीम है वो है ए बी। पूरी पोएम में बना लेते हैं। ए बी और हार्ट हो गया हमारा सी, मूड हो गया डी, हार्ट पार्ट सी, मूड रूड डी। तो आपकी राइमिंग स्कीम बनती है इसमें ए बी एंड डी सी डी। ठीक है, राइमिंग स्कीम होगी हमारी इसमें ए बी और दूसरे पैराग्राफ में सी डी। ठीक है, अगर पूरी पोएम की मैं बनाऊं, अगर आपको एग्जाम में ना इसकी आ जाती है सेकंड पैराग्राफ की, तो फिर इसको ए ले लेना, हार्ट ए हो जाएगा आपका, ये मूड बी हो जाएगा, तो फिर ये भी क्या बन जाएगी ए बी। अगर ये वाला आता है, ठीक है, एक एक पैराग्राफ में आए तो ये ले लेना, और अगर पूरी पोएम का आए तो ये लेना। वैसे पूरी पोएम का आएगा नहीं एग्जाम में एक ही पैराग्राफ का आता है। तो राइमिंग स्कीम हमारी ए बी। ठीक है, एक पैराग्राफ की। और इसमें जो है हमारा पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है। इसमें देखिए सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में हैज़ और हार्ट एच रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये एलिट्रेशन है। और दूसरा देखो एलिट्रेशन कहाँ पे है, थर्ड लाइन में है सेव्ड सम एस। ठीक है, सेव्ड सम, ये सेव्ड सम पार्ट जो है तो इसमें एस आपका रिपीट हो रहा है, ये एलिट्रेशन है। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसकी, इसमें मैं आपको जो है ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर्स लिखवाऊंगा, और साथ में इसके जो एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी एक वीडियो में जो है मैं लिखवाऊंगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपके यही एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस होंगे उसमें, और प्लस हमारे जो एक्सट्रैक्ट है उस एक्सट्रैक्ट के सॉल्यूशन लिखवाऊंगा। ठीक है।